अरे भाई अभी लॉकडाउन में इतना खर्चा नहीं कर सकते ना यार कि लैपटॉप खरीद लिया जाए। इतना बजट नहीं है हमारे पास अभी इस टाइम। है भाई, तुम लोगों की भी प्रॉब्लम है कोई ऐसी? तुम लोगों के पास भी है कोई ऐसी प्रॉब्लम क्या? हाँ भाई बोलो। बोलो बेटा जी, उस दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम क्या पढ़ने वाले हैं आज भाई? आज स्क्रीन आ गई सब लोगों के पास? स्क्रीन आ चुकी है क्या? और ये बच्चे आ गए, पहले तो सारे बच्चे आ गए। आयुष चलो भाई आ गया है। और एक यश नाम का प्राणी गायब है यार। कसम से इस बंदे का क्या किया जाए? कहाँ है, इसको बताते हैं बाद में, क्लास के बाद फोन करेंगे। हाँ भाई देखो, तो बेटा जी इधर देखेंगे, हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो बेटा देखो क्या होगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था फिजियोसॉर्प्शन क्या है बेटा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और फिजियोसॉर्प्शन के बारे में क्या बताया था, रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल तभी पॉसिबल है जो बॉन्ड है, या जो इंटरेक्शन है किसके किसके बीच में बेटा, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, इनके बीच में जो बॉन्ड हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, बहुत एक वीक बॉन्ड हो, वीक बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा वंडरवॉल फोर्स हो इनकी जिंदगी में। बोलो भाई, है ना? है भाई, समझ रहे हो बात को? बोलो। और यहाँ इरिवर्सिबल वाले केस में क्या होगा, जो बॉन्ड होगा वो एक स्ट्रांग बॉन्ड होगा। तो स्ट्रांग बॉन्ड में एक कोई भी केमिकल बॉन्ड हो सकता है, वो केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट हो सकता है, आपका क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, कोई एक स्ट्रांग बॉन्ड अदर देन वंडरवॉल। ठीक है भाई, पल्ले पड़ रही बात, अभी लिखवाएंगे इसको, टेंशन मत लो, अभी डिफरेंस बिटवीन तो हमें लिखना ही है, पर मैं जस्ट एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें क्या होता है। हाँ भाई बोलो। अरे समझ में आ रहा है। और एक लड़का और गायब है यार, हाँ यशदीप गायब है, आया नहीं वो, उसका भी नाम लिखो लिस्ट में, कहा है? अबे तू यश, अच्छा तो अभी आया है। मैं हूँ यशदीप नाम का एक नया बच्चा और है, हमारी क्लास में 3 यश नाम से बच्चे हो गए हैं। ठीक है भाई, सारे कॉमन एक ही नाम पे घूम रहे थे, नाम बदल दो थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई देखा करो यहाँ तो है, तू अभी आया है ना कधे? मेरे को सुना आते के साथ मुझे ऐसे वैसे दिखा रहा जैसे पता नहीं कितनी देर से आके बैठा है। चलो देखो यहाँ। हाँ भाई, अरे यशदीप गायब है भाई, यशदीप क्यों नहीं आया यार, ये लॉजिक समझ नहीं आया यार ये नए चैप्टर तो मत छोड़ो जो मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। देखो भैया, तो देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं बेटा जी। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजियोसॉर्प्शन की बेटा, फिजियोसॉर्प्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सुन रहे हो भाई, तुम लोगों को आ रही है मेरी बातें, आवाज समझ में आ रही है फिजियोसॉर्प्शन? बोलो भाई, फिजियोसॉर्प्शन के बारे में कुछ बातचीत करते हैं बेटा। बोलो भाई, तुम लोगों को मेरी कोई बातें समझ में आ है ना? हाँ तो प्लीज थोड़ा थोड़ा बोलो, एकदम बैठे मत रहो। देखो भाई, तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ बेटा फिजियोसॉर्प्शन में क्या खास बात है, तो ये लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। अब यहाँ ध्यान से सुनना, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी से क्या मतलब होता है इसके बारे में देखो, मैं बहुत सारा नहीं लिखने वाला यहाँ पर, मैं ये मतलब एकदम भर भर के नहीं दूंगा इसको, ठीक है, इसके बारे में मतलब, क्योंकि यहाँ लिखने को बहुत कुछ वैसे मिल सकता है। स्पेसिफिसिटी से क्या मतलब है, तो ध्यान से देखो, मान लो ये कोई एड्सॉर्बेंट है, इसने क्या किया, बाहर ना मान लो बी टाइप के गैस मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, सी टाइप के भी घूम रहे हैं, डी टाइप के भी घूम रहे हैं। तो बेसिकली ये सब्सटेंस जो एड्सॉर्बेंट है, ये जो हमारा, ये क्या कर रहा है, बी वालों को भी एड्सॉर्ब कर ले रहा है, सी वालों को भी कर सकता है और डी वालों को भी कर सकता है। मतलब अच्छा, बी सी डी को भी नाम दे देता हूं, मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये तीनों टाइप की गैसेस को एड्सॉर्ब कर सकता है। तो बताओ भाई, इस एड्सॉर्बेंट का तो कोई ईमान धर्म रहा ही नहीं, ये किसी को भी एड्सॉर्ब कर लेगा, इसको कोई मतलब नहीं है स्पेसिफिसिटी से, कुछ स्पेसिफिक नहीं है इसकी जिंदगी में, किसी भी चीज को एड्सॉर्ब कर सकता है ये। बोलो भाई, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या खास बात होती है बेटा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्योंकि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, तो हो सकता है वहां पर कि भाई कोई भी चीजें आकर के किसी के साथ एक फिजिकल इंटरेक्शन तो बना ही सकता है, मतलब एक वीक इंटरेक्शन तो जनरली हम दो चीजों के बीच में वैसे भी एक देखते हैं, बेसिकली एक वीकेस्ट इंटरेक्शन तो किसी दो चीजों के बीच में वैसे भी एग्जिस्ट कर सकती है ना भाई। बोलो भाई, पल्ले पड़ रही है बात? बोलो भाई, बोलो, अरे बोलिए, है ना? तो यहाँ पर जो एड्सॉर्बेंट होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता बेटा, उसके पास स्पेसिफिसिटी की कमी होती है, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया, इसको अंग्रेजी में लिखने के लिए किताब रेफर कर लेना या तो खुद से अंग्रेजी में लिखना, ठीक है। तो मैं सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स की मेन बातें लिख रहा हूँ जो मेजर टर्म्स है भाई। बोलो भाई।
दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास आता है बेटा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट देखो इस बात पे भी डिपेंड करेगा। अब कैसा एड्सॉर्बेट है, मतलब एक ऐसा एड्सॉर्बेट हो जिसके पास, देखो मैं बताता हूँ एक चीज देखना, अगर एड्सॉर्बेट की बात करें, ये एड्सॉर्बेट का अगर इंटरेक्शन इस बी वाले के साथ अच्छा है तो बेसिकली होगा ऐसा कि ये बी वाले को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, सी वाले को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा, और डी वाले को तो और वीकली इंटरेक्ट करेगा भाई। बोलो भाई, मतलब ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा बताओ? तो ये डिपेंड करता है कि एड्सॉर्बेट आपका कैसा। अच्छा मैं अभी जनरल, अभी मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया, मैं एक सिंपल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप नहीं कहोगे सर इनके बेसिस पे एग्जांपल दीजिए अभी फिलहाल, ठीक है? तो आप बस एक सिंपल से तरीके से समझेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ ये चीज समझ में आ रही है। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे भी आपका फिजियोसॉर्प्शन डिपेंड करता है बेटा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। थर्ड देखो, थर्ड ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। रिवर्सिबल नेचर होने का रीजन क्या होगा? क्योंकि इनके पास कैसा इंटरेक्शन है बेटा? वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है। अभी मैं और बताऊंगा इसके बारे में। वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है, और अगर वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन है तो ये तो हम अपनी मर्जी से हटा भी सकते हैं ना। वो मैं व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा करता था उसको मैं मिटा देता था अपनी मर्जी से। बोलो भाई, हटा देता था ना, वो इंटरेक्शन रिमूव हो जाते थे ना भाई। तो वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन होने की वजह से अगर मान लीजिए कोई चीज किसी सब्सटेंस पे एब्जॉर्ब हो गई तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है भाई। बोलो भाई, समझ आ रही है बात? बोलिए, अरे बोलो है ना। सिंपल बात है। और सुनो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो भाई, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सरफेस एरिया पे अगर मैं बात करूं तो सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो जो एड्सॉर्प्शन है वो भी कौन सा? इवन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, मैं पीए लिख रहा हूं यहाँ पर, पीए लिख रहा हूं, पीए का मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन, वो भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि सोचो, आप बताओ मुझे, आप बताओ ये छोटे से सब एड्सॉर्बेंट एक है, ये छोटा सा है, एक एड्सॉर्बेंट बड़ा है, किस पर ज्यादा एड्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा बेटा? बताओ किस पे ज्यादा एड्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा? है ना भाई, बड़े वाले का सरफेस एरिया ज्यादा। लेकिन एक और चीज देखो, एक और तरीका देखो। मान लो ये बी वाला था, ये बी जो है सॉलिड फॉर्म में पड़ा है यहाँ पर, इसी बी को मैंने पाउडर्ड फॉर्म में कर दिया, इसी को मैंने पाउडर बना दिया, इसी को मैंने पाउडर्ड फॉर्म में कर दिया बेटा। बताओ भाई, पाउडर्ड करने से क्या फर्क पड़ेगा एड्सॉर्प्शन पे? बढ़ेगा या घटेगा? बताओ भाई। अगर मैं इस जो एड्सॉर्बेंट है जो एड्सॉर्ब करने वाला है उसको अगर मैं क्या होगा? अरे घटेगा नहीं रे, बढ़ेगा। क्योंकि पाउडर बनाने से सरफेस एरिया बढ़ रहा है। एक चीज सोच, मैं बताता हूँ तेरे को। पाउडर बनाने का मतलब तो मैंने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बना दिए। एक सिंपल सी बात होता है, ये एक सब्सटेंस था, इसको दो हिस्से में काट दिया भाई, दो हिस्से में काट दिया, तो दो हिस्से में काटने के बाद इसका ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बता सरफेस एरिया बढ़ा या घटा? सरफेस एरिया बढ़ा है घटा? देख दिखाता हूँ, तुझे अगर नहीं समझ आ रहा, देख हाँ दिखाता हूँ, देख। मान ले यहाँ पर ऊपर सारा का सारा सरफेस पे ही तो खेल हो रहा था, तो ये चारों तरफ लग रहा होगा ज्यादा। जैसे ही ये दो हिस्सों में काट दिया जाएगा, अब देखो ये इधर भी लगेगा, एक साइड और बढ़ गई ना इनकी जिंदगी में। देखो यहाँ एक साइड और बढ़ गई दोनों की जिंदगी में। बोलो भाई, है ना? तो जैसे जैसे आप उसको और पार्टिकल, अभी तो मैं दो हिस्सों में काटा है, छोटा करते जाओ, पार्टिकल बहुत छोटा कर दो, तो हर इसका जो इसके अंदर से, मान लीजिए इसके अंदर से, समझ लो भाई, इसके अंदर से n नंबर ऑफ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे। तो जैसे जितने ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे उन सबका सरफेस एरिया इस बी के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा हो जाएगा। बोलो भाई, है ना? बोलो, है ना? तो जो सरफेस एरिया होता है वो पाउडर्ड फॉर्म, इसीलिए वो पाउडर्ड फॉर्म में लिया भी जाता है, इसीलिए वो पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है। समझे? आपका जो फेस वॉश आता है वो प्योरली सॉलिड फॉर्म में थोड़ी होता है, वो थोड़ा ज्यादा मतलब वैसा पाउडर्ड फॉर्म भी नहीं होता, पर वो पेस्ट फॉर्म में होता है। और पेस्ट फॉर्म में तो वो तो जनरली उसकी कहानी कुछ और है कि पेस्ट फॉर्म में क्यों रखते हैं, वरना पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे तो कम से कम सब्सटेंस में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, एड्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा हमें। समझ आ रही है बात बेटा? बोलिए, बोलो भाई। आगे सुनो बेटा, यहाँ पर इधर देखेंगे, आगे और बताते हैं। यहाँ पर ये हो गया ना, ये लिख लिया आपने? लिख लिया इसको? लिख लो इसको लिखो फटाफट। बड़ा ही सिंपल है रे, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से 3 से लेकर के 5 मार्क्स,
पर इस बार 6 मार्क्स तक का चैप्टर ले सकते हो इसको आप। और सर इसमें डिलीटेड कितना है, इस बार डिलीट हुआ है तो कुछ? रुक जाओ, तुम रहने दो, मैं देख लूंगा, तुम मत दिमाग लगाना। हाँ भाई बोलो भाई, ये चीज समझो और लिखो इसको। डिलीटेड पोर्शन केमिस्ट्री, SN2 भी रिड्यूस, सरफेस केमिस्ट्री से इमल्सन नहीं पढ़ना। अरे वाह क्या बात, इतना ज्यादा क्यों हटा दिया इन्होंने इमल्सन? इतना छोटा सा टॉपिक हटाया है, इमल्सन हटाया, कैटालिसिस हटाया, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस दोनों हटा दिया, एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी हटा दिया। चलो जी, मतलब अभी तो फिलहाल पढ़ना है। चलो भाई, हाँ हो गया बेटा, लिख लिया, बोलो। अरे लिख लिया तुम लोगों ने? अच्छा जल्दी लिखो यार, लिखो, 4 पॉइंट ही तो थे, अभी लिखो और फटाफट। लिखो। हाँ अब तो लिख लिया होगा। हाँ चलो देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इंथैल्पी, अगर मैं इंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहूँ, इंथैल्पी मतलब देखो, आपको भी मैंने बताया तो था ही कि हीट रिलीज होती है बेटा। यहाँ पर इंथैल्पी की अगर बात की जाए, इंथैल्पी ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंथैल्पी, तो यहाँ पर आपको इतना तो पता था कि इनका जो इंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। लेकिन ये नेगेटिव में मतलब जो एनर्जी निकलती है, वो जो एनर्जी यहाँ पर निकलेगी, कौन था, एक मिनट भाई, कौन आया, कौन लेट था? अरे ये रोहित राजपूत नाम का प्राणी कैसे गायब होता रहता है? क्या हुआ, तो लीव क्यों कर गया रोहित? यार ये नेट ढंका ले लो यार तुम। देखो यहाँ देखो, डेल्टा एच जो होता है एंथैल्पी का नेगेटिव होता है, पर ये इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर मैं बात करूं डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड भी बेटा बहुत ही लो होता है। बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा आपको। बहुत ज्यादा हाई ना मिलने का रीजन, क्योंकि ध्यान से देखो, क्योंकि हाँ मेरी बात ध्यान से सुनना था। मान लो ये सब्सटेंस है, ठीक है, इस पर जो भी चीज आके अट्रैक्ट हो रही है, उसके बीच में एक बहुत ही वीक इंटरेक्शन है। और अगर नया इंटरेक्शन कुछ ज्यादा अगर खास नहीं है, वीक इंटरेक्शन है, तो जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव में एक बहुत ही लो वैल्यू होगी, नेगेटिव में एक बहुत ही लो मैग्नीट्यूड टाइप वैल्यू होगी, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। हाँ बेटा देख, बता रहा हूँ भाई, ध्यान से देख। अरे देख इंथैल्पी ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ना, तो इंटरेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो इंटरेक्शन बनने वाला नहीं है। तो ये मान लो एड्सॉर्बेंट है, ये एड्सॉर्बेंट है, ये एड्सॉर्बेंट के साथ ये बी वाले पार्टिकल बहुत ही वीक इंटरेक्शन बनाएंगे, और वीक इंटरेक्शन बनाने पर जो एनर्जी रिलीज होगी, यानी जो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी, मतलब अगर कह सकते हो तो वो क्या होगी, बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ यहाँ पर, तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर क्या होता है, 20 से 40 किलो जूल, बस इतनी एनर्जी आपको मिलेगी यहाँ पर, किलो जूल पर मोल तक एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई देगी, जो कि बहुत ही लो वैल्यू है। मतलब जो कि बहुत ही लो वैल्यू, मतलब एनर्जी हीट रिलीज तो होगी पर बहुत कम। और बहुत कम के पीछे रीजन क्या है बेटा, इस कम का रीजन क्या है, क्योंकि जो इंटरेक्शन, नए वाले जो इंटरेक्शन बन रहे हैं वो वीक इंटरेक्शन है। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और वीक इंटरेक्शन है तो एनर्जी कम रिलीज होगी बेटा। समझ में आ रही है बात? बोलो भाई, बोलो। अरे क्लियर है बात? देख भाई, अरे देख इधर, ए और बी में देख भाई, यहाँ देख, ए के ऊपर ये एड्सॉर्बेंट है ए, और बी के ऊपर ये ए पे बी एड्सॉर्ब होने वाला है। अब ए और बी की मैं दो तरह की बात बोलता हूँ, ए और बी के बीच में ये वीक इंटरेक्शन है, और एक केस है ए और बी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। तो मुझे बता, देख दोनों केस में एनर्जी तो रिलीज होगी, ऊपर भी डेल्टा एच नेगेटिव होगा, नीचे भी डेल्टा एच नेगेटिव होगा, दोनों केस में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन जो ऊपर एनर्जी रिलीज होगी वो कहीं कहीं 20 से 40 किलो जूल तक होगी। मतलब क्यों 20 से 40 होगी, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड बनता है तो कम एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, कहीं मान लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो ये एनर्जी ज्यादा होगी बेटा, हाई एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, नाम ही है ना फिजिकल एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर वीक इंटरेक्शन होती है, और वीक इंटरेक्शन है तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी,
ठीक है भाई, ठीक है। और सुनो भाई, एक और बात सुनो। तो इसके अंदर कौन सा इंटरेक्शन, बार बार ये इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो जरा नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पर। फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी फिजियोजॉर्प्शन के अंदर कौन सी इंटरेक्शन होती है बेटा? तो मैंने वैसे शुरू में बता दिया था, पर फिर भी आप लिख लीजिएगा कौन सी इंटरेक्शन होती है। वंडर वॉल इंटरेक्शन होती है यहाँ पर। कौन सी इंटरेक्शन होती है? वंडर वॉल। बोलो भाई, है ना भाई, बोलो। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखना, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ। हो गया ये? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल लिख लो बेटा, ये पॉइंट्स लिख लेना यहाँ पर। देखो एक पॉइंट ये है, उसकी साइड में वो सबका एक्सप्लेनेशन है, और दूसरा पॉइंट इंटरेक्शन के ऊपर है। दूसरा पॉइंट यहाँ इंटरेक्शन के ऊपर है बेटा, बिल्कुल लिखना है इसे फटाफट। हाँ भाई, हो गया बेटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टेम्परेचर की भी बात कर ले अगर, तो टेम्परेचर, हालांकि मैं बता चुका था लास्ट क्लास में, पढ़ा था हमने। टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादातर कैसा फेवर्ड होता है? यहाँ पर लो टेम्परेचर फेवर्ड होता है, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन है बेटा। फिजिकल बॉन्ड बनाने के लिए, एक वीक बॉन्ड बनाने के लिए अगर आपने टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो वो बर्बाद हो जाएंगे। वो बेचारे कहाँ वीक बॉन्ड बना रहे थे बड़ी मुश्किल से, और तुमने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया तो उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। तो बेसिकली लो टेम्परेचर पर ज्यादा बेटर फिजिकल एडजॉर्प्शन देखने को मिलेगा, जबकि हाई टेम्परेचर पर फिजिकल एडजॉर्प्शन के तो चांसेस भी नहीं है। समझ में आ रही है बात बेटा? ये बात भी समझ में आ रही है? बोलो भाई, बोलो। हाँ भाई, अच्छा इधर देखेंगे, इधर ध्यान से देखेंगे, इधर ध्यान से देखेंगे। एक और चीज ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखें। यहाँ पर कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती है। एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इस रिएक्शन को करवाने के लिए, दो लोगों को इनमें अट्रैक्ट कराने के लिए इसमें कोई हमें, क्योंकि देखो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है बेटा, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है, पर ये एक फिजिकल इंटरेक्शन है। इसी वजह से ये एक, इसके अंदर हम इस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो आपको अगर मैं बताऊं, वो फुलझड़ी, एक्टिवेशन एनर्जी की बात बताता हूं। फुलझड़ी जब जलाते हो तो फुलझड़ी जलाने के लिए वो ऐसे थोड़ी ना तुरंत जल जाता है। तुरंत जल जाता है क्या? बोलो बेटा, तुरंत जल जाती है फुलझड़ी? नहीं ना, उसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है भाई। केमिकल रिएक्शन होता है वो बेसिकली। तो कई सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर बेसिकली हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि उसको एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में खर्च होता है वो, और वो फिर रिएक्शन प्रोसीड करता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। पर फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम एनर्जी, ये जो एडजॉर्प्शन है बहुत ही लो कॉस्ट पे काम हो जाता है इसका। एनर्जी के लेवल पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, एनर्जी की कॉस्टिंग की बात करूं, तो बहुत कम एनर्जी की जरूरत है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर कोई खास एनर्जी की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि वीक इंटरेक्शन है ये। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? ठीक है। और एक और चीज देखो, एक और चीज ध्यान देना। इस केस में अगर मैं बात करूं, आपको एक वर्ड आपने सुना होगा कहीं, मैं आपको बताता हूं, दैट इज कि भाई जैसे कि क्या कहते हैं आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। किस ने क्रिटिकल टेम्परेचर सुना है? लो बेटा, ऐसा, हाँ, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इजीली ये क्वेश्चन आता है, इजीली लिक्विफाइएबल, सुना है ये? इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस आर कैन बी एब्जॉर्ब्ड इजीली, मतलब कैन बी एब्जॉर्ब्ड इजीली। मतलब ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना, कैसा, किस तरह का। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि कोई गैस जल्दी लिक्विफाई हो रही है, देखो पहले तो लिक्विफाई होने का मतलब क्या है। इस लिक्विफाई होने का मतलब है कोई गैस गैसियस सब्सटेंस में था बेटा, वो गैस से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वो गैस से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो जितनी जल्दी और आसानी से कोई गैस लिक्विफाई होगी, उतनी जल्दी और आसानी से वो एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। मतलब अगर लिक्विफिकेशन इजी है, अगर ये लिक्विफिकेशन इजी है, तो एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा। एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कैसा होगा? फास्टर एब्जॉर्प्शन शो करेगा वो। और जबकि अगर यही लिक्विफिकेशन टफ है, बेसिकली देर से हो रहा है, तो उस केस में स्लोअर एब्जॉर्प्शन होगा।
उस केस में स्लोअर एड्जॉर्प्शन होगा। अब एक चीज मुझे बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है, जरा इस चीज को समझ लेते हैं। मुझे, अगर तुम लोगों को पता है तो मुझे बताओ, कोई गैस जल्दी लिक्विफाई हो रहा है, इसका मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है बेटा, बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, अच्छा है या बुरा है, सिंपल भाषा बताओ, बोलो भाई। अच्छा इंटरेक्शन है, अच्छा, हाँ बेटर इंटरेक्शन है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग मतलब बेटर अट्रैक्शन है, बढ़िया अट्रैक्शन है, तभी तो गैस जल्दी जल्दी चिपक जा रहे हैं आपस में और लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं ना। गैस के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होंगे तभी तो लिक्विड बनेगा बेटा, और जल्दी जल्दी लिक्विफाई होने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया है तो एड्सॉर्बेट के ऊपर वो जो मॉलिक्यूल है वो एड्सॉर्बेट के ऊपर भी तो बड़ी आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। बोलो बेटा, एड्सॉर्बेट के ऊपर भी तो बड़ी आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, बोलो, है ना। तो ये इसी वजह से होता है, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटर है वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन भी अच्छा शो करेगा, जबकि जहां पर स्लोअर हो रहा है, जहां स्लोअर हो रहा है मतलब वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं, यहाँ पर बेटर, यहाँ पर कह सकते हैं वर्स्ट है एक तरीके से, या फिर लो है, हाँ लो बोल लो, वर्स्ट मत बोलो, लो बोल लो। यहाँ पर अट्रैक्शन कम है, और अट्रैक्शन कम है तो ये दूसरे के सरफेस के साथ भी कोई खास इंटरेक्शन नहीं दिखाएगा। बोलो बेटा, समझ में आ रही बात, बोलो भाई। अच्छा, एक और चीज सुनना, एक और चीज सुनना, कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी, इसको बताने के लिए हम लोग एक टेम्परेचर पढ़ते हैं, जिस टेम्परेचर का नाम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी होगी 11th क्लास में, जो मेरे से पढ़े उन्हें तो पढ़ी है, पर वही बात है, उनको याद होना हो कुछ कह नहीं सकते, बाकी जो नहीं पढ़े उन्होंने पढ़ी जरूर होगी, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। तो अगर मैं बात करूं क्रिटिकल टेम्परेचर, दो गैस मुझे दिए हैं बेटा, ए बी, ठीक है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 527, इसका क्रिटिकल, ए का क्रिटिकल 527 डिग्री सेल्सियस है, और बी का है हमारे पास 600 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ बेटा, कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी, कौन फास्टर लिक्विफिकेशन शो करेगी, बोलो भाई। इजी लिक्विफिकेशन किसका होगा भाई, बोलो, ये बात सब लोगों का आंसर चाहिए मुझे जरा, किसका होगा इजीली लिक्विफिकेशन, बोलो भाई, अरे बोलो सब लोग, बाकी लोग क्या, ए के अलावा दूसरा ऑप्शन भी वैसे, बोलो भाई किसका होना चाहिए, अरे किसका होगा, वाह, कनपट्टी पे मारो खींच के, बी होगा। अब सुनो यहाँ ध्यान से, तुम्हें क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में भी झोल है तुम्हारी जिंदगी में, पहली चीज सुन लो। अच्छा, एक और चीज, अगर इसका लिक्विफिकेशन जल्दी हो रहा है तो इसका एड्सॉर्प्शन भी फास्टर होगा भाई, ठीक है, ए का एड्सॉर्प्शन भी फास्टर होगा। तो मेरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है कि दो गैस दिए होंगे और आपको बोले उनका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया और पूछे कौन जल्दी एड्सॉर्ब होगा, लिक्विफिकेशन तो नहीं पूछेगा क्योंकि लिक्विफिकेशन हमारा पिछले क्लास की कहानी है, लेकिन एड्सॉर्प्शन पूछ सकता है। तो रिलेटेड तो दोनों एक ही जैसे हैं, जिसका लिक्विफिकेशन जल्दी उसका एड्सॉर्प्शन जल्दी, ठीक है बेटा। अब सुनो मेरी बात यहाँ गधो, एक्चुअली लिक्विफिकेशन तुम्हें समझाता हूं, पहले ये लिख लिया आपने, ये लिख लो जरा, पहले ये लिख लो, पहले इस चीज को लिख लो, इस चीज को लिख लो, पहले इस चीज को लिख लो, पहले लिक्विफिकेशन समझाता हूँ तुम लोगों को। हाँ बोलो बोलो बोलो, लिक्विफिकेशन के कॉन्सेप्ट में झोल है बेटा तुम्हारे, हाँ भाई, अरे हो गया छापा इसका, तुम लोगों को भी नहीं पता बे, नूपुर दुबियांशी यश, क्या पढ़ा है तुमने गधो, है भाई, आर्यन, ये आर्यन हो गया, आयुष हो गया, क्या पढ़ा तुमने कल मतलब 11th क्लास में तुम। और ये विशाल, विशाल भी मुझे आंसर दे रहा है 527, अरे गधे 600 पढ़ाया था मैंने, ये याद है तुम्हें कुछ, पिटने वाले काम करोगे मेरे से बेटा, अभी सामने होता तो पीटता जरूर, तो तुम डिजिटल मीडिया की वजह से बच गए हो थोड़ा सा। देखो अभी लिख लिया, ये लिख लिया, अरे लिख लिया, बोलो बेटा जी, लिख लिया क्या, हेलो, लिख लिया, हाँ चलो देखो देखो मैं बताता हूँ, पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं लिक्विफिकेशन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर कहाँ से बढ़ता है, कहाँ किस मतलब मैं टेम्परेचर का मैं बताता हूँ तुम, पहले लिख लो। लिक्विफिकेशन के लिए मैं
हाई टेम्परेचर से लो की तरफ बढ़ता हूं बेटा या लो टेम्परेचर से हाई की तरफ बढ़ता हूं, मुझे ये समझाइए। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है वो बता दो, ये भी बता दो मुझे। बोलो भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है वो भी समझा दो। बोल भाई, कौन बोल रहा था थोड़ी देर पहले? सर पढ़ाओ। हाई से लो पे जाते हैं, है ना। ये वो देखो, ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है ये, जहां पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है बेटा, लिक्विफिकेशन जस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं बैठा हूं, हाई से लो की तरफ जाते हैं ना, तो मैं बैठा हूं, मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस पे बैठा हूं, ठीक है। 1000 से 600 पहले आएगा या 527 डिग्री सेल्सियस पहले आएगा? बताओ भाई, कौन सा टेम्परेचर पहले पड़ेगा? बोल भाई। 600 पहले पड़ेगा। तो इसका लिक्विफिकेशन पहले स्टार्ट होगा। इसका लिक्विफिकेशन पहले स्टार्ट होगा, मतलब लिख लो, हिंदी में लिख लो, पहले स्टार्ट होगा। समझ में आ रही बात? बोलो भाई, सुन लिया ये बात? इसका बाद में बेटा एक और चीज समझाता हूं। देखो, ये देखो 600 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विफाई हो जा रहा है रे। अरे ज्यादा टेम्परेचर पर भी लिक्विफाई अगर हो जा रहा है ये, तो इसके अंदर ही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। बोलो, जो हाई टेम्परेचर पर भी साथ ना छोड़े वही दोस्ती मजबूत है। बोलो भाई, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये कम टेम्परेचर, अरे 0 डिग्री पे तो सारी दुनिया जम जाएगी, 600 डिग्री पे जो जमे वही है ना बढ़िया। तो है भाई, जो 600 डिग्री पे लिक्विफाई हो रहा है उसका अट्रैक्शन ज्यादा है ना। सोचो, है ना भाई, समझ आ रही है बात? 0 डिग्री पे तो सब जम जाएंगे, लो टेम्परेचर पे तो कोई भी जम जाता है। कौन सी बड़ी बात है भाई? ठीक है बेटा, तो ये लिक्विफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना भाई, ठीक है। हालांकि 11th क्लास से था पर आपको पता नहीं था बस, ठीक है भाई। चलो, हो गया, ये समझ में आया? तो अब समझ में आया मैंने ए को क्यों आंसर दिया यहाँ पर, ठीक है भाई। वो क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो आपका वैसे, मतलब आप परेशान मत, उसको उल्टा मत रखना भाई, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, बोलो, ठीक है। एक और चीज देखो, ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है बेटा, इस केस में फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन भी फॉर्म पॉसिबल है। मल्टी मॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन ऐसा भी बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर या मल्टी लेयर, ठीक है। मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन भी यहाँ पर हो जाती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई खास ईमान धर्म नहीं था, मैंने बताया था। उसको कोई लेना देना नहीं, उसको जब तक इंटरेक्शन फील होगी तब तक वो किसी को भी एड्सॉर्ब कर सकता है। तो मान लो अगर ये कोई सब्सटेंस है बेटा, तो अगर मान लो इसने पहली लेयर, मान लो कोई सब्सटेंस ये किसी चीज को एड्सॉर्ब कर रहा है, इसने पहली लेयर एड्सॉर्ब कर ली भाई। अब पहली लेयर एड्सॉर्ब करने के बाद अगर इसको थोड़ा बहुत और इंटरेक्शन अगर फील, मतलब इसके जो रेजिडुअल फोर्सेज है वो थोड़े स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि दूसरी लेयर भी ये डिपॉजिट कर ले अपने ऊपर, उसी सेम पार्टिकल की हमें क्या डिपॉजिट करके मिल जाए बेटा, दूसरी लेयर भी डिपॉजिट हो जाए। तो बेसिकली आपको पता होगा, वो मट्टी की जो लेयर जमती है, टेबल के ऊपर मट्टी की लेयर जमती है, वैसे तो बहुत पतली होती है, पर जरूरी नहीं ना, वो थोड़ी थिक भी हो सकती है थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो उसके पीछे कोई वो नहीं है कि एक बार लेयर जम गई तो और बंद हो जाएगा एड्सॉर्प्शन, मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, मल्टी लेयर में भी देखो, अब ऐसा नहीं है कि तुम सब कहोगे सर 10-15 लेयर जम जाएंगी कि नहीं। मल्टी लेयर का हमारा मतलब है एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा का मतलब है मैक्सिमम 2 या 3, ठीक है। मल्टी लेयर का मतलब ये हवा में नहीं उड़ जाएंगे सर, 15-20 लेयर आ जाएंगी क्या? वैसा तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है बेटा, इतना स्ट्रॉन्ग तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन वैसे भी थोड़ी है तो 15-20 लेयर जमाएगा ये। समझ आ रही बात? बोलो भाई, बोलिए, है ना। तो इस केस में मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन भी होता है। छाप लो इसको, छाप लीजिए, है ना भाई, छाप लो इसको। चलो, ये हो गया, छाप लो। अब बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब 1 मिनट तुम फटाफट छाप लो, मैं 1 मिनट पानी लेकर आ रहा हूं बेटा, मेरे को प्यास लगी। हाँ भाई, आ गया वापस, ठीक है। चलो, यही ध्यान से देखना अगला। अब बात करते हैं बेटा केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। केमिकल एड्सॉर्प्शन मतलब कैमियोजॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए रहेगा कैमियोजॉर्प्शन, ठीक है भाई। तो कैमियोजॉर्प्शन की कहानी सुनेंगे। कैमियोजॉर्प्शन, ये सारा कुछ वही आपको वैसे
ऑलमोस्ट वाइस वर्सा मिलेगा, सारे फीचर्स वाइस वर्सा नहीं होंगे बस, ठीक है। तो पहली चीज, ये हाईली स्पेसिफिक होता है भाई। केमिकल रिएक्शन ऐसी नहीं होती कि किसी के भी साथ किसी को भी रिएक्ट करा दिया, हाईली स्पेसिफिक होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ए के साथ अगर बी एडजॉर्ब हो रहा है और ए भी बना रहा है तो जरूरी नहीं है कि ए के साथ सी एडजॉर्ब हो जाए भाई। समझ आ रही है बात? बोलो भाई। एक ही अपनी एक का अपना एक स्टैंड है अपनी जिंदगी में, वो हर किसी मतलब हर किसी को एडजॉर्ब नहीं कर सकता भाई, वो किसी किसी को मतलब स्पेसिफिक है वो। समझ में आ रही बात? हाईली स्पेसिफिक। हाँ, तो अब है आगे हमारे पास हाईली स्पेसिफिक। उसके बाद आता है बेटा इररिवर्सिबल। देखो केमिकल रिएक्शन है बेटा, अगर केमिकल रिएक्शन हो गई, अगर केमिकल रिएक्शन हो गई ए और बी के बीच में, तो क्या उसको आप रिवर्स कर सकते हैं भाई? बताओ, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है क्या? नहीं ना। तो इसको आप क्या, हाँ, तो इसमें लिख देंगे चुपचाप इररिवर्सिबल, लिख लीजिए, ये इररिवर्सिबल हो गया बेटा, इररिवर्सिबल हो गया। अच्छा देखो, सरफेस एरिया वाली बात तो यहाँ पर भी ट्रू रहेगी बेटा, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन भी अगर हो रहा है तो उसको भी सरफेस ही प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर भी अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो आपका क्या कहते हैं एड्सॉर्प्शन जो होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन, वो भी इंक्रीज ही करेगा बेटा यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट दोनों में सेम है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने ये नहीं बोला कि सेम पॉइंट और डिफरेंट पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पढ़ा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ठीक है। अगर डिफरेंस वाला पॉइंट पढ़ते तो ये थर्ड पॉइंट नहीं आता। अगर डिफरेंशिएट बिटवीन पढ़ रहा हूँ तो ये थर्ड पॉइंट नहीं आएगा भाई वैसे, है ना। और हम डिफरेंशिएट बिटवीन नहीं पढ़ रहे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों आ जाते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हो रही ना बात? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, और सुनो, यहाँ पर जो इंथैल्पी रहेगी बेटा, इंथैल्पी ऑब्वियस सी बात है हाई रहेगी, केमिकल रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है, इंथैल्पी इसकी हाई रहने वाली है। तो इसकी इंथैल्पी कहाँ तक जाती है बेटा? 80 से लेकर 240 किलो जूल, एक नॉर्मल रेंज है, इससे ज्यादा भी हो सकती है वैसे, ठीक है। पर नॉर्मली एड्सॉर्प्शन के केस में इससे ज्यादा वैसे तुम्हें बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, बहुत ही कोई स्पेसिफिक केस होगा जहां ऐसा कुछ ये चीजें चेंज हो रही होंगी, पर जनरल केसेस में मतलब मैक्सिमम टाइम 80 से 240 के बीच में मिलेगा भाई, ठीक है भाई। बोलो भाई, बोलो, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है ना? फोर्थ पॉइंट समझ में आया? अब तो कुछ खास समझाने वाला नहीं, अब तो फटाफट लिखाऊंगा तब भी समझ आ जाएगा। फिफ्थ वाले में ध्यान देना बेटा, यहाँ पर फिफ्थ वाले में क्या होता है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है बेटा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हालांकि तुमने केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी वाला ही कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, क्योंकि सिलेबस को काट दिया गया है, और इसी को कहते हैं अंधाधुंध काटना सिलेबस को। जब जिस बच्चों का एक्टिवेशन एनर्जी तुम आगे पढ़ाना चाहते हो तो पिछले चैप्टर में रहने दो यार एक्टिवेशन एनर्जी को, है भाई। पढ़ा नहीं ना हमने, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी थी क्या केमिकल काइनेटिक्स में? नहीं पढ़ी ना, है भाई, है ना। यही 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 आफत है, हिंदी वाले टीचर ने बैठ के केमिस्ट्री का सिलेबस काटा है। ये हिंदी वाले टीचर से बिठवा के कटवाया था केमिस्ट्री का सिलेबस, क्लियर सिलेबस काट, उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, काट दिया था उधर कुछ भी, है भाई। समझ में आ रही बात? एक्टिवेशन एनर्जी मैं बता देता हूँ, देखो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कोई बड़ी चीज नहीं है वैसे। देखो मान, ये रिएक्शन, एक रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इधर एनर्जी कोऑर्डिनेट है, इस तरफ रिएक्शन का प्रोग्रेस है बेटा, इस तरफ रिएक्शन चल रही है, मतलब एक तरफ रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, रिएक्शन का प्रोग्रेस। तो मान लो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी, अपनी रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ एनर्जी होगी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये बेचारा कुछ देर बाद बेचारा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी बेटा? इतनी थी। इसको अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इसको ये अमाउंट ऑफ एनर्जी और चाहिए, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए, ये बाहर से मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, इस रिएक्टेंट को देनी पड़ेगी, तब ये रिएक्टेंट, ये जो हाईएस्ट स्टेट बनाई है ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है बेटा। ये ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करेगा और देन वो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रही बात? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होती है बेटा, समझ आ रही है बात? तो देखो केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो एक हायर लेवल एनर्जी पे होता है, इसीलिए वहां पर हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से हम यहाँ कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी भाई। बोलो, समझ में आ रही बात? रिएक्शन को एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। बोलिए बेटा जी, अरे बोलो।
ठीक है ना, ये इतनी सी बात है, वैसे ज्यादा नहीं है। और देखें यहाँ पर तो यही चीज, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, इसीलिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा बेटा, बढ़ेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो उसको किस फॉर्म में खर्च होता हुआ दिखाई देगा, एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से केमिकल एड्जॉर्प्शन कम नहीं होता बेटा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनना है ना, तो पहले एनर्जी देनी पड़ती है, बाद में केमिकल बॉन्ड बनता है। समझ में आई बात? केमिकल रिएक्शन की खास बात ये होती है भाई। बोलो भाई। बोलो बेटा जी, समझ आया? हाँ भाई बोलो, है ना। और सुनो, ये हो गया। अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया की बात बता दी, लेकिन याद रखिए छठे के बाद सातवां, इसमें ओनली यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन होती है बेटा। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक ही लेयर फॉर्म होगी, यूनिमॉलिक्यूलर एड्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। यूनिमॉलिक्यूलर से मेरा क्या मतलब है, तो ध्यान से देखो, एक बात सुनो, अगर ए से बी एक बार रिएक्ट हो गया, वो ए बी बना चुका है, तो क्या ये ए बी के ऊपर थोड़ी दोबारा बी एड्जॉर्ब होगा रे? एक बार ए के साथ केमिकल एड्जॉर्प्शन हो गया तो ये वापस से ए बी के साथ अब बी नहीं बनेगा आगे, ठीक है। तो ए के ऊपर एड्जॉर्बेंट के ऊपर एक ही लेयर ऑफ एड्जॉर्बेट दिखाई देगी बेटा। यहाँ पर सिंगल लेयर फॉर्मेशन होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है ना, एक बार ए के साथ जो बी रिएक्ट कर गया, खत्म कर, एक ही एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। अब समझ आ रही बात भाई? बोलो बेटा, है ना, बोलो भाई, ठीक है ये बात। एक ही लेयर फॉर्मेशन होगी बेटा यहाँ पर। बोलिए, बस बढ़िया, समझ आया? बोलो भाई, छाप लो इसको, छाप लो बेटा, छाप लो इसको, छाप लो भाई इसको, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ भाई हो गया आपको, ठीक है। हाँ भाई ये ले, और तूने क्या कौन सा बच्चा बिठा रखा अपने साथ पढ़ने, ये देखना तुझे, इसमें क्या था, कौन सा बच्चा बिठा रखा तूने अपने साथ पढ़ाने के लिए, किसको और पढ़ा रहा? तो केमिस्ट्री क्लास है भाई। हाँ भाई ये बोलो, ये चीज ठीक है, बढ़िया। अरे देख लिया तूने इसमें, यही देखना था, बोल भी नहीं रहा, देखो। अरे विशाल, यही देखना, ये देखना तो तुझे सच में ही देख रहा, पता नहीं। हाँ हो गया, चलो भाई देखो आगे बात करते हैं बेटा। अब बात करते हैं, अब हमारा एक टॉपिक आता है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बेटा जी यहाँ पर हमारे लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पहले तो देखो, मुझे बताओ, एक मिनट, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म का क्या मतलब होता है, बताओ। आइसोथर्म मतलब, इस आइसोथर्म का मतलब क्या हुआ, बोलो, अरे बोलो। आइसो का मतलब क्या होता है रे? आइसो का मतलब क्या होता है, बोल। सेम। थर्म का मतलब, थर्म वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ? थर्म वर्ड से क्या रिप्रेजेंट होगा? टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पर, जब आप सेम टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ आइसोथर्म, ठीक है। वो आपका सेम टेम्परेचर पर यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। बेसिकली ध्यान से देखो, सुनो भाई, हाँ बात करें आगे, बात करें बेटा आइसोथर्म। हाँ बस अभी कुछ पढ़ाए नहीं रहे, ये देख, इससे पहले वाला तो समझ लिया था ना, इधर देख, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, अभी बस यही बता रहे हैं। ये आइसोथर्म का मतलब, आइसो मतलब होता है सेम, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो जहां पर टेम्परेचर सेम रखा जाए उस केस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। जब टेम्परेचर सेम रख के आप कोई ग्राफ बनाते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ आइसोथर्म बेटा, उसे बोलेंगे हम आइसोथर्म, ठीक है भाई, बोलो, ठीक है। देखो यार, सुनो मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर ये फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या बेटा? तो ये बेसिकली, ये आपका कितना एड्जॉर्प्शन हो रहा है, बेसिकली ये क्या समझाता है बेटा हमें? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन समझाता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन।
कितना एड्जॉर्प्शन हो चुका है, कितना हो रहा है, कितना होना बाकी है, उसके बारे में एक मैथमेटिकल स्टडी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें समझाएगा कि भाई कितना एड्जॉर्प्शन हुआ। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे भाई, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं, इट गिव्स, अगर मैं यहाँ पर हाँ तो इसमें लिखा देता हूँ, इट गिव्स अ रिलेशन, रिलेशन क्या बोलना है, इट स्टेट्स दैट the extent of adsorption on the extent of adsorption on a particular adsorbent is directly proportional to कौन है ये, extent of directly proportional to p की पावर 1 by n, ठीक है, p की पावर 1 by n, और इसके अंदर ध्यान देना n will be greater than 1। अभी समझाते हैं, इस चीज को लिखो भाई, इस चीज को लिखो भाई फटाफट। हाँ लिखो, हाँ भाई देखो यहाँ पर ये p की पावर 1 बाय n क्या है, तो एक्चुअली प्रेशर से रिलेट किया जा रहा है हमारा। प्रेशर के साथ मैं एक रिलेशन आपको दे रहा हूँ कि प्रेशर के साथ एक्सप्रेशन, बेसिकली ये जो रिलेशन है ये क्या है, किसके किसके बीच में बेटा, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर, मतलब कितना एड्जॉर्प्शन, प्रेशर जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के साथ कैसे रिलेटेड है, उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटा। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकली इसको कैसे दिखाया गया, इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह का था भाई, वो कुछ इस तरह। अरे यार क्या हो रहा है भाई, आप कौन छोड़ के गया ये, अरे बेटा रोहित क्या हो गया तेरे को, कैसे तेरे नेटवर्क में बहुत ज्यादा दिक्कत है, पता नहीं यार क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा ही दिक्कत है तेरे नेटवर्क में, देखो यार। हाँ और म्यूट कर रहा है, म्यूट क्यों यार, अगर ये कोई कुछ कर रहा है तो वैसे ही पीट गावट, मैं गुस्सा मत दिलाओ भाई, पढ़ लो सारे ध्यान से, एकदम इधर ध्यान से पढ़ लो, कौन है ये, देखो यार सुनो भाई, और ठीक है देखो यहाँ पे, तो बेसिकली देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूँ x बाय m, पहले तो ये समझेंगे, ये x बाय m क्या है अभी समझाता हूँ बेटा मैं आपको, ध्यान से रखना, टेंशन हो तो। x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n, और यह कंडीशन हमेशा याद रखेंगे n इज ग्रेटर देन 1 बेटा, n इज ग्रेटर देन यहाँ पर 1, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, सुनो बेटा। ये x बाय m क्या है बेटा, तो x इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट है, ये एड्सॉर्बेट का अमाउंट है, कितना एड्सॉर्बेट अब तक एड्सॉर्ब हो चुका है, एड्सॉर्बेट का अमाउंट है बेटा ये, ठीक है। और m जो है, m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, जो एड्सॉर्ब करने वाला है उसका है, ठीक है बेटा। तो आप मुझे बताओ, x जो है एड्सॉर्बेट का अमाउंट है, m जो है एड्सॉर्बेंट का अमाउंट है, तो ये x बाय m का मतलब क्या हो गया बेटा, x बाय m का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ, x बाय m का मतलब क्या समझेंगे, फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्बेट, कितना फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्बेट गेट्स एड्सॉर्ब, कितना एड्सॉर्ब, कितना फ्रैक्शन एड्सॉर्ब हो चुका है, समझ में आ रही बात बेटा, एड्सॉर्ब, बोलो भाई, बोलो भाई, समझ आ रही है, x बाय m का मतलब समझ रहा है ना, हाँ भाई ठीक है। तो ये x बाय m को देखो, अब यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई बेटा, ये चीज पहले ये चीज समझ में आ गई, अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो, और सुनो ध्यान से फटाफट, क्या कहानी है यहाँ पर। तो हमारे पास इधर देखना, अरे क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेरा चेंज हो गया, एक मिनट
हाँ भाई देखेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली बेटा जी अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से देखेंगे इसी में कि अगर मैं यहाँ पर ये अब ये x बाय एम, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बेटा, इसको कलर कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और आपको पता है बचपन से हम एक ही कांस्टेंट लगाते आते हैं, कौन? के कांस्टेंट आ जाएगा, के पी की पावर 1 बाय एन। बोलो बेटा, आ जाएगा ये के पी की पावर 1 बाय एन आ जाएगा। अच्छा और देखो ध्यान से, टेकिंग लॉग नेचुरल, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, लॉग नेचुरल लेके चल रहा हूँ, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग लेके चल रहा हूँ, लॉग नेचुरल मतलब लॉग ले लो, लॉग लेके चलेंगे, लॉग नेचुरल नहीं, लॉग ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, दोनों साइड लॉग लेने के बाद इक्वेशन क्या बचेगी भाई, तो इक्वेशन हो जाएगी लॉग, इधर देख लेना ये अलग अलग है, कभी तुम मिक्स कर दो सारा, लॉग x बाय एम इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ k इंटू पी और 1 बाय n की पावर 1 बाय n। तो देखो log m इंटू n पढ़ा है सब लोगों ने, log m इंटू n पढ़ा है सब लोगों ने ना। यहाँ पर देखो मैं फॉर्मूला कर देता हूँ, ये x बाय m को ऐसे रहने देंगे, इसको देखो हम क्या करने वाले, इसको देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले, log k इंटू k प्लस में log p की पावर 1 बाय n, मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, बोलो भाई ऐसा लिख सकता हूँ मैं, अरे बोलो भाई, है ना। और सुनो अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं और बात करता हूँ यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा और इसको रिलेट कर सकते हैं, log x बाय m इज इक्वल्स टू log k, राइटिंग खराब आ रही है ना, बहुत बेकार राइटिंग, log k प्लस 1 बाय n log p, और पावर है वो पावर आगे आ जाएगी, बोलो बेटा, बोलो भाई, हो जाएगा है भाई, अरे दिख रहा है ये पावर आगे जाती है ना, log x की पावर m आगे आ जाता है, पावर फॉर्म है ना, फॉर्मूला लगाया log का, कुछ ज्यादा नहीं। तो मुझे ये एक लास्ट एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अभी हम बड़ी जल्दी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने वाले हैं, और मैं आपको दिखा दूं तो ये बड़े ध्यान से आपको दिखाई देगा, y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स पे प्लॉट होगा, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है बेटा। ये कैसा ग्राफ आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाला है ना। अभी ग्राफ में प्लॉट करेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए, पहले ये सारा लिख लीजिए, हाँ भाई ठीक है बेटा, बोलो भाई, ठीक है, बोलो भाई, ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन जो आया है समझ में आया। अभी ये 1 बाय n की कहानी अभी समझाते हैं, टेंशन ना लो, पूरी तरह अभी 1 बाय n को समझाते हैं, बोलो भाई, अरे बोलो, छापो, इसको छापो पहले, फिर मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है। अभी इसका ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, इसका ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। हाँ बेटा जी, लिखा है इसको आप लोगों ने, हाँ भाई लिख दिया क्या, तो ऊपर वाला देखना तो नहीं है ना, ऊपर वाला देखना था कि तुम्हें, बोलो, तो तुम लिख भी रहे हो ऐसे टाइम पास करते हो बैठ के, लिखो भाई इसको, देखो ये लो, ठीक है।
हाँ तो देखो बेटा ये हो गया, सब लोग का ये हो गया। देखो अभी बताते हैं, हो गया। चलो देखें, आप ग्राफ देखें जरा, हम ग्राफ के बारे में पढ़ाई करें बेटा, इसके ग्राफ के बारे में चर्चा करें। हाँ हाँ रुका हुआ बेटा, अभी तो रुका हुआ, लिख लो तू कर। लिख लिया भाई, सब लोगों ने लिख लिया। ये स्ट्रेट लाइन अभी बनाते हैं हम लोग बड़ी जल्दी। ओके बेटा, लोका चलो देखते हैं। पहले तो ये लास्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं बेटा, ये लास्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर ये कोई बड़ी ग्राफ, बहुत बड़ा ग्राफ तो नहीं है, आपको भी दिख रहा है। अगर मैं एक तरफ, मैंने वो वहां पर लिख ही दिया था, अगर मैं एक तरफ बेटा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एक तरफ सीधा सीधा डायरेक्ट वैल्यू लेके चल रहा हूँ, log x बाय m ले लूँ और दूसरी तरफ मैं log p ले लूँ बेटा, तो ये एक ग्राफ होगा जो इंक्रीजिंग स्लोप होगा जिसका। अब इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर इंटरसेप्ट। ये क्या होगा बेटा, इंटरसेप्ट होगा। और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बेटा, इंटरसेप्ट किसके बराबर है, c के बराबर। और c किसके बराबर था ग्राफ के अंदर, बताओ भाई, बताओ भाई, log ऑफ k के बराबर था ना, बोले बेटा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ ग्राफ के अंदर, एक्स एक्सिस पे ये जो वैल्यू है, ये जीरो से लेकर के यहाँ तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी ये वैल्यू होगा ये किसके बराबर होगा बेटा, log k के बराबर होगा। बोलो भाई, अरे होगा, है ना। तो ये ध्यान से देखो। और दूसरा, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा बेटा, तो स्लोप को आप जरा कंपेयर कीजिए। स्लोप m होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/n, क्योंकि ध्यान से देखो वो इक्वेशन देखो, तो जो पीछे लिखा था log x बाय m इज इक्वल्स टू log, इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, log इज इक्वल्स टू log, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या कहते हैं k प्लस 1/n log p, 1/n log p। तो मैंने किससे रिलेट किया, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx। ये देखो फिर से लीव कर गया ये लड़का, फिर से लीव कर गया भाई, आ गए। हाँ देखो यहाँ, तो देखो बेटा, इधर देखो कंपेयर करते हैं, इधर देखो कंपेयर करते हैं हम लोग। इधर देखो, ये देखो वाई एक्सिस पे तो पूरा यही रख दिया मैंने, एक्स एक्सिस पे रखा है मैंने, ये एक्स एक्सिस पे रखा है log p, तो एक्स एक्सिस पे हो गया ये। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 1/n, और c की वैल्यू क्या हो गई, k हो गया बेटा। बोलो भाई, बोलो बेटा जी, है ना। तो ये ग्राफ हो गया भाई, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। आगे देखो, ये चीज छाप लो, इस चीज को छाप लो भाई, इस चीज को छाप लो। एक और ग्राफ बनाते हैं, अब एक और बनाते हैं। हाँ भाई, तो क्या बेटा, हो गया बच्चों। चलो देखो देखो, दूसरा देखो, दूसरा देखो। अगर मैं एक और ग्राफ बनाता, डायरेक्टली प्लॉट कर देता बेटा, डायरेक्टली इस वाले रिलेशन को प्लॉट कर देता, यहाँ पर ध्यान से देखना, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। इसको अगर मैं प्लॉट कर देता बेटा, तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता आपके लिए, एक तरफ x बाय m लेता और एक तरफ मैं p ले लेता बेटा, एक तरफ मैं p ले लेता, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ होता, वो ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से आता भाई, वो ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है यहाँ पे, ठीक है भाई। अब सुनिए मेरी बात, इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर 3 रीजन्स हैं, यहाँ पर 3 रीजन है, इसमें 3 डिफरेंट तरह के कर्व देखने को मिलेंगे। एक तो देखो, शुरुआत में कुछ हिस्सा जो है स्ट्रेट है बेटा, शुरुआत में कुछ हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ बीच में कुछ हिस्सा यहाँ पर कर्व्ड फॉर्म है, कर्व्ड फॉर्म है ये।
और बाद में ये हिस्सा कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट रहेगा आगे तक, है ना भाई। देखो बेटा, ये देखो ये कैसा है, दैट इज स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन का एक तरीका का कर्व है, अगर ध्यान से देखो थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व्ड एरिया है, ये कर्व्ड एरिया है, और ये वाला आपका कांस्टेंट एरिया है ना भाई। अरे बोलो, कहीं ग्राफ में ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं बेटा। तो सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको रिलेशन याद दिलाऊं, देखो इस प्रोपोर्शनलिटी को खोल देता हूँ खाली, बस मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को खोल दूंगा तो x/m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n। अब n की वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं जरा, ठीक है। 1/n, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा, पहला केस मेरा 1/n की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं, 1/n की वैल्यू मैं ले लेता हूं, यहाँ पर क्या कहते हैं 1/n, पूरे 1/n की वैल्यू लेके चल रहा हूं। 1/n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूंगा तो इसका मतलब आपको दिखाई देगा x/m इज इक्वल टू kp, x/m इज इक्वल टू kp। दैट मीन्स ये किसको रिलेट कर रहा है बेटा, ये रिलेट कर रहा है y इज इक्वल टू mx को, mx। यहाँ पर c की वैल्यू 0 होगी बेटा, यहाँ पर c की वैल्यू mx प्लस c होता है वैसे पूरा, पर c की वैल्यू है साथ में कुछ नहीं है तो 0 है ना बेटा। तो ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये 1/n, जब 1/n की वैल्यू जब 1 रही होगी इस ग्राफ में, n की वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ चेंज होगा, तो 1/n की वैल्यू जब एक्चुअली 1 रही होगी तब ये ग्राफ इस वाले रीजन में था, वो तब ये कहा था, इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1/n की वैल्यू। हाँ भाई बोलो 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 बोल भाई, अरे बोलो, है ना। और एक चीज देखो, 1/n की वैल्यू 1 होने का मतलब एक और बात है, अगर मैं 1/n की वैल्यू 1 ले रहा हूं इसका मतलब n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू अगर 1 हो जाए, n की वैल्यू अगर 1 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर में आपको मैं एक गड़बड़ी दिखाऊंगा इस एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक है, पर उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है वैसे। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा केस है 1/n में आप क्या करो, n की कोई भी बड़ी वैल्यू पुट कर दो, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट कर दो। जब भी आप n से बड़ी वैल्यू यहाँ पुट करोगे 1/n में, तो बेटा ये क्या आएगा, ये वैल्यू कैसी आएगी बेटा, फ्रैक्शनल आएगी। बोलो भाई, फ्रैक्शनल आएगी ना, 1/n, 1/2, 1/3 फ्रैक्शनल आएगी। और फ्रैक्शनल जब आएगा तो ध्यान से देखो तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, तो रिलेशन हो जाएगा x/m इज इक्वल टू k p की पावर, यहाँ पर पावर में जो वैल्यू होगी बेटा वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, और जब फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी ना तो वो ये वाला कर्व क्रॉस कर रही होंगी। जब वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है ना, जिस टाइम n की वैल्यू तुमने फ्रैक्शनल ली है, वो आपका ये कर्व को क्रॉस कर रहा है, वो किसको क्रॉस कर रहा है बेटा, कर्व्ड वैल्यू को, सब ठीक है। और सुनो देखो, थर्ड केस है बेटा, अगर मैं 1/n की वैल्यू क्या कर दूं बेटा, 0 कर दूं, 1/n की वैल्यू 0 कर दूं। 1/n की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ देखो, x/m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या होता है रे, और ये सिर्फ p की पावर 0 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, x/m इज इक्वल टू k, और k क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कौन सा देखो, x/m की वैल्यू कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई, थर्ड रीजन में x/m की वैल्यू। अच्छा देखो, 1/n की वैल्यू 0 होने का मतलब पता है क्या, n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पर तो n की वैल्यू विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब ये इंफिनिटी के पास पहुंचा होगा। बोलो बेटा, बोलो भाई। अब देखो एक चीज देखो, ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में मैंने जो आपको कंडीशन आपकी किताब में जो लिखा पड़ा है, वो कंडीशन लिखा पड़ा है n इज ग्रेटर देन 1, लिखा है ना, n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, पर मैंने आपको देखो ना, ये पहला ही केस क्या है, ये पहले केस में तो n की वैल्यू 1 के बराबर ले ली, तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन होती है n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होता है बेटा, n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है, समझे, n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है बेटा, समझ में आ रही है बात, ये है भाई, बोलो, ठीक है, एक्चुअली ये होना चाहिए। और दूसरी चीज देखो, इस ग्राफ के अंदर क्या चीज है बेटा, तो देखो पहले तो देखो एडजॉर्प्शन जो होगा पहले थोड़ा तेजी से होता रहेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे एक लेयर, जैसे मान लो ये एडजॉर्बेट था, ये
ये एडजॉर्बेट था। जैसे जैसे इस पे एडजॉर्प्शन होता चला जाएगा, वैसे वैसे एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्लो होता जाएगा बेटा। तो धीरे धीरे एडजॉर्प्शन की वैल्यू, एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट जो होगा, ये x/m जो है, ये एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट धीरे धीरे घटता जाएगा। और एक टाइम के बाद क्या होगा, जब इस पे एडजॉर्प्शन हो जाएगा, जब पूरी तरह इस पे एडजॉर्प्शन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, अब एडजॉर्प्शन की वैल्यू x/m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एडजॉर्प्शन जो फ्रैक्शन है x/m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, वो बिल्कुल फुल हो चुका होगा उस टाइम। उसके बाद एडजॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा, और एडजॉर्प्शन होना बंद हो गया मतलब x/m की वैल्यू क्या हो गई बेटा, कांस्टेंट हो चुकी है। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही ये एडजॉर्प्शन चलेगा, बाद में एडजॉर्प्शन रुक जाएगा। बोलो भाई, तो ये कर्व समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा कर्व? बोलो बेटा। ठीक है, छापो इसको, छापो, ये 3 बातें छापो भाई, ये सारी बातें छापो। हाँ भाई, लिख लिया आप लोगों ने? हो गया बेटा जी ये? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है, कुछ है तो प्लीज पूछो भाई, किसी को कोई डाउट परेशानी है बेटा तो पूछो। चलो बेटा जी, तो प्लीज आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में आया हो तो पूछ लीजिए, बाकी आपकी क्लास आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत हो तो प्लीज, हाँ बेटा बोलो, आप करिए। ठीक है, 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 थोड़ी देर में भेज दूंगा, ठीक है? ओके, चलो, ठीक है भाई, तो प्लीज